इस बार तुमने हद कर दी प्राची। यह कोई बात हुई? सचमुच इस बार तुमने हमको सबको बहुत निराश किया है। इस चीज़ की उम्मीद मैंने इस तरह कभी नहीं की थी। तुम हमें यूँ पराया कर दोगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्लीज़ आप इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। उसी समय राउंड पर आई डॉक्टर ने मरीज से बातें करते देखकर कहा तथा नर्स को कुछ ज़रूरी हिदायत देती हुई चली गई। प्राची कुछ कह पाती उससे पहले ही नर्स आ गई तथा उसने उसके मम्मी पापा से कहा, इनकी क्लीनिंग करनी है, कृपया थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर चले जाएं। नर्स साफ सफाई कर रही थी पर प्राची के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह समझ नहीं पा रही कि उससे कब और कहाँ गलती हुई। उसे लगा कि माता पिता को दुख पहुँचाने के लिए ऐसा करते करते उसने खुद के जीवन को दांव पर लगा दिया। अतीत की घटनाओं के खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने से किताब के एक एक पन्ने की तरह आ जा रहे थे। वह एक संपन्न परिवार से थी। माता पिता दोनों के नौकरी करने के कारण उसे उनका सुख नहीं मिल पाया था। जब उसे माँ के हाथों का पालना चाहिए था तब दादी की गोद में उसने आंखें खोली, बोलना और चलना सीखा। वह 1.5 साल की थी कि दादी का साया उसके ऊपर से उठ गया। अब उसे लेकर मम्मी पापा में खींचतान चलने लगी। तब तक एक आया का प्रबंध किया गया। एक दिन मम्मा ने आया को दूध में पानी मिलाकर उसे पिलाते तथा बचा दूध स्वयं पीते देख लिया। उसकी गलती पर उसे डांटा तो उसने दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया। अब उसकी समस्या उनके सामने फिर मुँह बाए खड़ी थी। दूसरी ओर आया मिली तो वह पहले से भी ज़्यादा तेज और चालाक निकली। उसे अकेली छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ गप्पे लड़ाती रहती। पता लगने पर मम्मा ने उसे भी निकाल दिया। वह 2 साल की थी, फिर भी उसके जहन में आज भी शिशु सदन की आया का बर्ताव अंकित है। उसके स्वयं खाना न खाने पर डांटना, झल्लाना, यहाँ तक कि मारना, पता नहीं और भी क्या क्या। दहशत इतनी थी कि जब भी माँ उसे शिशु सदन में छोड़ने के लिए जाती तो वह पहले से ही रोने लगती थी। पर मम्मा को समय से ऑफिस पहुंचना होता था, अतः उसके रोने की परवाह ना कर वह उसे आया को सौंप कर चली जाती थी। जब वह पढ़ने लायक हुई तब स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया। स्कूल की छुट्टी होती तो कभी मम्मा तो कभी पापा उसे स्कूल से लाकर घर छोड़ देते तथा उससे कहते कि उनके अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना और ना ही बाहर निकलना। देखने के लिए दरवाजे में आई पीस लगवा दिया गया था। एक दिन वह पड़ोस में रहने वाले सोनू की आवाज़ सुनकर बाहर चली गई तथा खेलने लगी। तभी मम्मी आ गई। खुला घर तथा उसे बाहर खेलते देख वह क्रोधित हो गई। दूसरे दिन से वह उसे बाहर से बंद करके जाने लगी। एक दिन उसे न जाने क्या सूझा कि घर की पूरी चीज़ें जो उसके दायरे में थी उसने नीचे फेंक दी। उस दिन उसकी खूब पिटाई हुई और मम्मी पापा में भी जमकर झगड़ा हुआ। मम्मा की परेशानी देखकर सोनू की मम्मी ने स्कूल के बाद उसे अपने घर छोड़कर जाने के लिए कहा तो वह बहुत खुश हुई। साथ ही साथ मम्मी पापा की समस्या भी हल हो गई। 4 साल ऐसे ही निकल गए, पर तभी सोनू के पापा का तबादला हो गया। फिर वही समस्या। बड़ी होने के कारण अब उसके स्कूल का समय बढ़ गया था तथा अब वह पहले से भी ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। मम्मा के आदेशानुसार वह उनके या पापा के ऑफिस से आने पर ही उनकी आवाज़ सुनकर ही दरवाज़ा खोलती, किसी अन्य की आवाज़ पर नहीं। एकांत की विभीषिका उसे तब भी परेशान करती, पर जैसे तैसे बड़ी होती गई। उसे पढ़ाने और होमवर्क कराने को लेकर मम्मी पापा में तकरार होने लगी। अभी वह 10 वर्ष की थी कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ मम्मी पापा हर महीने उससे मिलने जाते, उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते, पूरा दिन उसके साथ गुजारते। पर शाम को उसे जब हॉस्टल छोड़कर जाने लगते तो वह रो पड़ती थी। तब मम्मा आंखों में आंसू भर कर कहती, बेटा मजबूरी है, जो मैं कर रही हूँ वह तेरे भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ। वह उस समय समझ नहीं पाती थी कि यह कैसी मजबूरी है।
सबके बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, फिर वह क्यों नहीं? पर धीरे धीरे वह अपनी हमउम्र साथियों के साथ घुलने मिलने लगी, क्योंकि सबकी एक सी ही कहानी थी। वहाँ अधिकांश बच्चों को इसीलिए हॉस्टल में डाला गया था क्योंकि किसी की माँ नहीं थी तो किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं था। किसी के माता पिता उसके माता पिता की तरह ही कामकाजी थे, तो कोई अपने बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए उन्हें वहाँ दाखिल करवा गए थे। छुट्टी में घर जाती तो मम्मी पापा की व्यस्तता देख उसे लगता था कि इससे तो वह हॉस्टल में ही अच्छी थी। कम से कम वहाँ बात करने वाला कोई तो रहता है। धीरे धीरे उसके मन में विद्रोह पैदा होता गया। उसे मम्मी पापा स्वार्थी लगने लगे, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसे पैदा तो कर दिया पर उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। आखिर एक बच्चे को अच्छे कपड़ों, अच्छे खिलौनों के साथ साथ और भी तो कुछ चाहिए। यह साधारण सी बात वह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या जानते बूझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। एक बार उसने पूछ ही लिया, मैं आपकी ही बेटी हूँ, या आप कहीं से मुझे उठा तो नहीं लाए हैं? उसकी मनोस्थिति समझे बिना ही मम्मा भड़क कर बोली, कैसी बातें कर रही है? कौन तेरे मन में जहर घोल रहा है? मम्मा आशंकित मन से पापा की ओर देखने लगी। पापा भी चुप कहाँ रहने वाले थे, बोल उठे, शक क्यों नहीं करेगी? कभी प्यार के दो बोल बोले हैं? कभी उसके पास बैठकर उसकी समस्याएं जानने की कोशिश की है? तुम्हें तो बस हर समय काम ही काम सूझता रहता है। तो तुम क्यों नहीं उससे समस्या पूछते? तुम भी तो उसके पिता हो। क्या बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी माँ को ही निभानी पड़ती है? दोनों में तकरार इतनी बड़ी कि उस दिन घर में खाना ही नहीं बना। मम्मा गुस्से में चली गई। लगभग 10 बजे पापा हाथ में दूध तथा ब्रेड लेकर घर आए और आग्रह से खाने के लिए कहने लगे, पर उसे भूख कहाँ थी। मन की बात जबान पर आ ही गई। पापा, अगर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं थी तो मुझे इस दुनिया में लेकर ही क्यों आए? मेरी वजह से आप और मम्मा में झगड़ा होता है। मुझे कल ही हॉस्टल छोड़ दीजिए, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। पापा ने उसे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं कह दे बेटा, यह तेरा घर है। घर? कैसा घर पापा? मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ। आप और मम्मा आते भी हैं तो सिर्फ अपनी अपनी समस्याएं लेकर। मेरे लिए आप दोनों के पास समय ही नहीं है। पापा उदास मन से ऑफिस चले गए थे, पर उस दिन उसे अपने मन में बार बार उमड़ती बात कहने पर बहुत संतोष मिला था। इस अकेलेपन के बावजूद उसके पास कुछ खुशनुमा पल थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब वे 15 दिन किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाते, उसके जन्मदिन पर उसकी मनपसंद ड्रेस के साथ उसको उपहार भी खरीदवाया जाता। यहाँ तक कि हॉस्टल में वार्डन से इजाज़त लेकर उसके बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी आयोजित की जाती तथा उसके सभी दोस्तों को गिफ्ट भी दी जाती। फिर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, अपनों के प्यार से तरसते मन में विद्रोह का अंकुर पनपने लगा। यही कारण था कि पहले जहाँ वह चुप रहा करती थी, अब अपने मन की भड़ास निकालने लगी थी तथा उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने लगी थी। ऐसा करके वह न केवल सहज हो जाया करती थी, वरन मम्मी पापा के लटके चेहरे को देखकर उसे असीम आनंद मिलने लगा था। जाने क्यों उसे लगने लगा था, जब इन्हें ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं ही इनकी परवाह क्यों करूं? इसी मनोस्थिति के चलते एक बार वह छुट्टियों में अपने घर ना आकर अपनी मित्र राशि के घर चली गई। वहाँ उसकी मम्मी के प्यार और अपनत्व ने उसके सूने मन में उत्साह का संचार कर दिया। वही उसने जाना कि घर ऊंची ऊंची दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों के प्यार और विश्वास से बनता है। उसका घर तो इनके घर से भी बड़ा था, सुख सुविधाएं भी ज़्यादा थी, पर नहीं थे तो दो प्यार के दो मीठे बोल, एक दूसरे के लिए समय, प्यार और विश्वास का सुरक्षित कवच। वास्तव में प्यार से बनाए माँ के हाथ के खाने का स्वाद कैसा होता है, उसने वही जाना। उनको राशि की एक एक फरमाइश पूरी करते देख एक बार उसने पूछा था, आंटी, आपने राशि को खुद से दूर क्यों किया? उन्होंने तब सहज उत्तर दिया था, बेटा, यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है। राशि के भविष्य के लिए हमें यह निर्णय करना पड़ा। राशि इस बात को जानती है।
अतः इसने इसे सहजता से लिया। घर न आने के लिए माँ का फ़ोन आने पर उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मैं यहीं अच्छी हूँ, आप और पापा घूम आओ, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि लौटकर आने के बाद तो आप और पापा फिर नौकरी पर जाने लगोगे और मुझे अकेले ही घर में रहना पड़ेगा। मैं यहाँ राशि के पास ही अच्छी हूँ, कम से कम यहाँ मुझे घर होने का एहसास तो हो रहा है। प्राची का ऐसा व्यवहार देखकर राशि की माँ ने अवसर पाकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता को तुम कभी गलत मत समझना। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। आंटी, अपने बच्चे की परवरिश से ज़्यादा एक माता पिता के लिए और भी कुछ ज़रूरी है। बेटा, सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कोई घर परिवार के लिए सब कुछ त्याग देता है तो कोई अपने करियर को भी जीवन का ध्येय मानते हुए घर परिवार को सहेजना चाहता है। तुम्हारी माँ करियर वूमन है, उन्हें अपने करियर से प्यार है, पर इसका अर्थ कदापि नहीं कि वह तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जानती हूँ कि वह तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती, पर क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात की कमी होने दी? आंटी की बात मानकर प्राची घर आई तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। पापा का भी यही हाल था। हफ्ते भर बाद माँ छुट्टी लेकर उसके पास ही रही, उसे पूछ पूछ कर खाना बनाती और खिलाती रही। तब अचानक उसका सारा क्रोध आंखों के रास्ते बह निकला था। तब उसे एहसास हुआ था कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पर जैसे ही उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया, घर का सूनापन उसके दिलो दिमाग पर फिर से हावी होता गया। अभी छुट्टी के 15 दिन बाकी थे, पर लग रहा था जैसे उसे आए हुए वर्षों हो गए हों। शाम को मम्मी पापा के आने पर उनके पास बैठकर वह ढेरों बातें करना चाहती थी, पर कभी फ़ोन की घंटी बज उठती तो कभी कोई घर आ जाता। कभी मम्मी पापा ही उसकी उपस्थिति से बेखबर किसी बात पर झल्ला उठते, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। यह सब देखकर मन में विद्रोह फिर पनपने लगा। वह हॉस्टल जाने लगी तो मम्मा ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदी, ज़रूरत का अन्य सामान खरीदवाया, यहाँ तक कि उसकी पसंद की खाने की कई तरह की चीज़ें खरीद कर रखी। फिर भी न जाने क्यों इन चीज़ों में उसे माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने सोच लिया, जब उन्हें उससे प्यार ही नहीं है तो वही उनकी परवाह क्यों करें। अब फ़ोन आने पर वह मम्मा से ढंग से बातें नहीं करना चाहती थी। वह कुछ पूछती तो बस हाँ या हूँ में उत्तर देती। उसका रुख देखकर एक बार उसकी मम्मा उससे मिलने भी आई, तो भी पता नहीं क्यों उनसे बात करने का मन ही नहीं किया, मानो वह अपने मन के बंद दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही हो। छुट्टियाँ पड़ी तो उसने अपनी वार्डन से वहीं रहने का आग्रह किया। पहले तो वह मानी नहीं, पर जब उसने अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने उसकी मम्मी पापा को सूचना देकर रहने की इजाज़त दे दी। उसका रुख देखकर मम्मी पापा ने आकर उसे समझाना चाहा तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, घर से तो मुझे यही अच्छा लगता है, कम से कम यहाँ मुझे अपनापन तो मिलता है। मैं यहीं रहकर कोचिंग करना चाहती हूँ। बूझे मन से वह दोनों वार्डन को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर चले गए। एक दिन तो वह हॉस्टल में रही, किंतु सूना हॉस्टल उसके मन के सूनेपन को और बढ़ाने लगा। अब उसे न जाने क्यों किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह जिससे भी मिलती वही उसके घर के बारे में पूछता और वह अपने घर के बारे में किसी को क्या बताती। अब न उसका पढ़ने में मन लगता और ना ही किसी अन्य काम में, यहाँ तक कि वह क्लास भी मिस करने लगी। नतीजा यह हुआ कि वह फर्स्ट टर्म में फेल हो गई। प्राची की यह दशा देखकर एक दिन मिस जैनी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है, यही अकेलापन, यही सूनापन। मैंने भी सब कुछ भोगा है। अपने माता पिता के मरने के बाद चाचा चाची के ताने, चचेरे भाई बहनों की नफ़रत सब झेली है मैंने, पर मैं कभी जीवन से निराश नहीं हुई, बल्कि जितनी भी मन में चोट पड़ती गई उतनी ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस मन में पैदा होता गया। जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। परंतु
तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। न जाने तुमने यह कैसे ग्रंथि पाल ली है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार नहीं करते। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारे माता पिता तो हैं, पर जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं या दूसरों की दया पर पल रहे हैं। फिर ऐसा करके तुम किसे कष्ट दे रही हो, अपने माता पिता को या खुद को। जीवन तो तुम्हारा ही बर्बाद होगा। जीवन बहुत बहुमूल्य है बेटा, इसे व्यर्थ ना होने दो। दूसरों की तरह वार्डन का समझाना भी उसे बेहद नागवार गुजरा था, पर उनकी एक बात उसके दिमाग में रह रह कर गूंज रही थी। जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, पर कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। उसने सोच लिया था कि अब से वह दूसरों के बारे में ना कुछ कहेगी ना ही कुछ सोचेगी। जिएगी तो सिर्फ अपने लिए। आखिर जिंदगी उसकी है। सब तरफ से ध्यान हटाकर उसने पढ़ने में मन लगा लिया। पहले जहाँ वह ऐसे ही पास होती रहती थी, अब मेरिट में आने लगी। सब उसमें परिवर्तन देखकर चकित थे। हायर सेकेंडरी में उसने अपने स्कूल में द्वितीय स्थान पा लिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी, तब भी वह अपने घर नहीं गई। इस दौरान उसके माता पिता ही मिलने आते रहे, पर वह निर्विकार ही रही। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा, एक दो अच्छे लड़के मेरी निगाह में हैं। अगर तू देखकर पसंद कर ले तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं आप? अब तक आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? जब बच्चे को माँ का आंचल चाहिए तब आपने मुझे शिशु सदन में डाल दिया। जब एक बेटी को माँ के प्यार और अपनेपन की ज़रूरत थी तब हॉस्टल में डाल दिया। यह भी नहीं सोचा कि आपकी मासूम बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना कैसे खाती होगी, कैसे स्कूल के लिए तैयार होती होगी। आपको मुझसे नहीं, अपने करियर से ही प्यार था। बार बार आप क्यों आकर मेरी दंश को और गहरा कर देती हैं? मैंने तो मान लिया है कि मेरा कोई नहीं है, आप भी यही मान लीजिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, मुझे विवाह के नाम से नफरत है। ऐसे बंधन से क्या लाभ जिसमें दो इंसान जकड़े तो रहे, पर प्यार का नामो निशान ही ना हो। दैहिक सुख से उत्पन्न संतान के प्रति जिम्मेदारी का एहसास तक ना हो। माँ चली गई थी। उनकी आंखों से निकलते आंसू उसे सुकून दे रहे थे, मानो उसमें दिल नाम की चीज़ ही नहीं रह गई थी। तभी तो उन्हें देखते ही न जाने उसे क्या हो जाता था कि वह जहर उगलने लगती थी। पर यह भी सच है कि उनके जाने के बाद वह घंटों अपने ही अंतर कवच में कैद बैठी रह जाती थी। एक ऐसे ही क्षण जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तब विशाल ने अंदर आते हुए उससे कहा, अंधेरे में क्यों बैठी हो प्राची? याद नहीं है प्रोजेक्ट के लिए डेटा कलेक्ट करने जाना है? बस 1 मिनट रुको। विशाल उसका क्लासमेट था। पढ़ाई में जब तक उसकी मदद कर दिया करता था, प्रोजेक्ट भी उन्हें एक ही मिला था, अतः साथ साथ आने जाने के कारण उनमें मित्रता हो गई थी। एक दिन भी प्रोजेक्ट करके लौट रहे थे। विशाल को परेशान देखकर उसने परेशानी का कारण पूछा तो विशाल ने कहा, मेरा मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा है। समझ नहीं आता कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। 1-2 जगह पता किया तो किराया बहुत मांगते हैं और उतना दे पाने की मेरी हैसियत नहीं है। तुम मेरा रूम शेयर कर लो, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, साथ साथ जाते हैं, एक जगह रहने से सुविधा हो जाएगी। पर क्या? मैं किसी की परवाह नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है वही करती हूँ। दूसरे दिन ही विशाल शिफ्ट हो गया था। उसकी मित्र सुहाना ने उसके इस फैसले पर विरोध करते हुए उसे चेतावनी भी दी थी, पर उसका यही कहना था कि उसे किसी की परवाह नहीं है, उसकी ज़िंदगी है, जैसे चाहे जिए, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। सुहाना ने यह सब कुछ प्राची की माँ को बता दिया तो वह उसे समझाने आई। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही तो माँ ने पैसा ना भेजने का निर्णय सुना दिया। इस पर उसने भी क्रोध में कह दिया था, आज तक आपने दिया ही क्या है, सिर्फ पैसा ही ना। अगर वह भी नहीं देना चाहती हो तो मत दीजिए, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। माँ रोते हुए और पापा क्रोधित होकर चले गए थे। उस दिन उसे बेहद सुकून मिला था,
पता नहीं क्यों जब जब वह माँ को रोते हुए देखती, उसे लगता जैसे उसके दुखते घावों में किसी ने मरहम लगा दिया हो। उसी दिन न जाने उसे क्या हो गया कि उसने विशाल के सामने समर्पण कर दिया। विशाल ने आनाकानी भी की तो वह बोली, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्या है? फिर मैं विवाह के लिए तो कह नहीं रही हूँ, हम जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उनकी नौकरी लग गई, किंतु एक ही शहर में होने के कारण उनका संबंध कायम रहा। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद एक दिन प्राची को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो वह पहली बार महसूस कर रही है। वह विशाल को इस बारे में बताना चाहती थी कि उसने कहा, प्राची, माता पिताजी विवाह के लिए जोर डाल रहे हैं, अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। विशाल की बात सुनकर प्राची चौंक गई और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और मुझे ऐसी हालत में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? कैसी हालत? विशाल बोला, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सहयोगी तो तुम भी रहे हो, वह तो तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने कहा था कि जब मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? अब तुम भुगतो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो मेरे मित्र हमदर्द रहे हो। देखो प्राची, पिताजी मेरा विवाह तय कर चुके हैं और उन्हें मना करना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ जो विवाह जैसी संस्था में विश्वास ही ना करती हो और विवाह से पहले ही अपना शरीर किसी को दे देने में उसे कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता हो। परंपराओं की दुहाई मत दो विशाल, तुम भी विवाह से पहले संबंध बना चुके हो। क्या तुम उस लड़की के साथ अन्याय नहीं करोगे जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो? मेरी बात और है, मैं पुरुष हूँ। फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत की बात सुनते ही प्राची गुस्से में थरथराती हुई विशाल को मारने के लिए झपटी। वह तेजी से हटा तो सामने रखी टेबल से प्राची टकराई और जमीन पर गिर गई। असहनीय दर्द से पीठ पकड़कर वह वहीं बैठ गई। विशाल ने उसे उठाना चाहा तो उसने चिल्लाकर कहा, मुझे छूना मत, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरी जिंदगी में न कभी थे, ना हो और ना ही रहोगे। चले जाओ मेरे घर से। वह अपना सामान समेट कर चला गया। पूरी रात वह रोती रही। पेट दर्द सहा नहीं गया तो उठकर उसने पेन किलर खा लिया। प्राची को बार बार यही लगता रहा कि क्यों उसे किसी का प्यार और विश्वास नहीं मिलता, पहले माता पिता और अब विशाल। खैर, सुबह तक पेट दर्द तो ठीक हो गया था पर मन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। क्या करे इस बच्चे का? माना कि यह बच्चा उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ गया है, पर है तो उसका अपना अंश ही ना। वह अकेली कैसे इस बच्चे की परवरिश कर पाएगी? क्या अपने बच्चे को वह प्यार दुलार और अपनत्व दे पाएगी जिसके लिए वह अपने माता पिता को दोष देती रही थी? मन में अजीब सी कसमकस चल रही थी। अपने करियर के लिए जहाँ वह बच्चे का बलिदान देना चाहती थी, वहीं उसके प्रति स्नेह भी जागने लगा था। वह जानती थी कि बिना विवाह की माँ बनना समाज सह नहीं पाएगा। उसके माता पिता सुनेंगे तो जीते जी ही मर जाएंगे। आज न जाने क्यों माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे जो उन्होंने उसे विशाल के साथ रहते देखकर कहे थे, बेटा, माना कि मैं तुझे उतना प्यार दुलार नहीं दे पाई जिसकी तू आकांक्षा थी। मैं अपराधिनी हूँ तेरी, पर मेरे किए की सज़ा तू खुद को ना दे। आज भी हमारा समाज विवाह पूर्व संबंधों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे संबंध अवैध ही कहलाएंगे। उस समय तो वह सिर्फ वही करना चाहती थी जिससे उसके माता पिता को चोट पहुँचे। विशाल, जिस पर उसने विश्वास किया, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बार बार विशाल के शब्द उसके दिलो दिमाग में गूंज रहे, उसके अस्तित्व को नकारने लगते कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ जो विवाह जैसी संस्था में विश्वास ही नहीं करती हो। कभी मन करता कि खुद को ख़त्म कर ले, पर तभी मन उसे धिक्कारने लगता। उसने अपनी वार्डन के शब्द याद आते कि जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद ही कठिन। पर तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। ऑफिस में छुट्टी की अर्जी भिजवा दी थी। कसमकस इतनी ज़्यादा थी कि उसका ना बाहर निकलने का मन कर रहा था, ना ही किसी से मिलने का। पेट में दर्द उठता
पर वह डॉक्टर को दिखाने के बजाय दर्दनाशक दवा खाकर दबाने की कोशिश करती रही। एक दिन वह ऐसे ही दर्द से तड़प रही थी, तभी सुहाना मिलने यहाँ पहुंची। उसकी ऐसी दशा देखकर वह अचंभित रह गई। उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेकअप करवाने के लिए कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर उस पर बहुत गुस्सा हुई तथा बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? उसको कोई उत्तर न देते देख वह फिर बोली, तुम लड़कियों की यही समस्या है, जरा भी सावधानी नहीं बरतती। क्या पेट में तुम्हें कोई चोट लगी थी? अपने पति को बुलवा लो, क्योंकि तुम्हारा शीघ्र ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगता है किसी चोट के कारण तुम्हारा बच्चा मर गया है और उसी के इन्फेक्शन से पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर वह दोनों चौंक गई। सुहाना ने बात बनाते हुए कहा, डॉक्टर, ऑपरेशन कब करना पड़ेगा? दरअसल इनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनका इतनी जल्दी आना संभव नहीं है। ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। कोई तो रिश्तेदार होंगे, उन्हें जल्द बुलवा लो। हम इन्हें आज ही एडमिट कर लेते हैं। सुहाना ने प्राची को देखा, फिर डॉक्टर की ओर मुखातिब होते हुए बोली, डॉक्टर, मैं ही इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि इनका कोई भी रिश्तेदार इतनी जल्दी नहीं आ सकता। प्राची के मना करने पर भी सुहाना ने उसके माता पिता को फ़ोन कर दिया था। उन्होंने तुरंत आने की बात कही। उनके आने से पहले ही वह ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। बेहोशी की हालत में भी डॉक्टर के शब्द उसके कानों में पड़ ही गए। इसके यूट्रस में इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि अगर निकाला नहीं तो जान जाने का खतरा है। बाहर जाकर इनके रिश्तेदारों से इजाज़त ले लो। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। सुबह जब आँख खुली तो मम्मी पापा को अपने पास बैठा पाया। उनको देखते ही उसकी नफ़रत फिर से भड़क उठी थी। अगर उसे उनका प्यार और अपनत्व मिला तो उसके साथ ऐसे हादसे ही क्यों होते? अगर उसे उनका प्यार और अपनत्व मिलता तो उसके साथ ऐसे हादसे ही क्यों होते? अगर उस समय नर्स नहीं आती तो वह पता नहीं क्या क्या कह बैठती। बेटा, कुछ खा ले, वरना ताकत कैसे आएगी? आवाज़ सुनते ही प्राची अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। नर्स पता नहीं कब चली गई थी। माँ हाथों में फलों की प्लेट लिए खाने का इसरार कर रही थी तथा उनके पास ही बैठे पापा आशा भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। उसने बिना कुछ कहे ही मुंह फेर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि माँ की आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पर वह अपने दिल के हाथों विवश थी। बार बार एक ही विचार उसके मन में आ रहा था कि माना माता पिता उसकी उचित परवरिश न कर पाने के लिए दोषी थे, पर हर सुविधा मिलने के बावजूद उसने भी कौन सा अच्छा काम किया। दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है, पर जिंदगी बनाना बिगाड़ना तो इंसान के अपने हाथ में है। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि कुदरत ने औरत को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है कि एक छोटा सा आंधी का झोंका उसकी सारी वजूद को हिलाकर रख देता है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि हादसे में उसकी गर्भाशय को निकाल देना पड़ा। अपूर्ण औरत बनकर वह कैसे जिएगी? माँ ने तो अपने करियर के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर उसने तो उन्हें दुख देने के लिए ही यह सब किया। उसका तो यही हश्र होना था, पर अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि सज़ा आखिर किसे मिली। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।